स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल में पाठ क्रमांक 3 प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, जिसकी जानकारी हमने पहले भी प्राप्त कर ली है, आज हम उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से क्या होगा कि पाठ आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें मतलब पाठ के किसी भी पार्ट बीच में से पूछा जाता है, केवल स्वाध्याय के नहीं पूछे जाते। पार्ट के किसी भी कोने से आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं, तो हम सब पूरे पार्ट अगर हमें अच्छी तरह से रिवाइज रहेंगे तो हम किसी भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक बार हम फिर से इसकी आज रिवीजन करेंगे। पहले हम प्राकृतिक संरचना देखते हैं। प्राकृतिक संरचना में हम भारत और ब्राजील की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक संरचना में आप देख सकते हैं कि ये भारत की प्राकृतिक संरचना है। तो भारत की प्राकृतिक संरचना पे ये प्रश्न आपको दिए गए हैं आपके किताब में। इन पर जैसे मानचित्र अध्ययन करके आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इसका हम मानचित्र वाचन में भी इसका रिवीजन हम कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 9 तक इसमें प्रश्न है। इन प्रश्नों को देखकर मानचित्र को अच्छी तरह से देख के इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप मानचित्र वाचन में जाकर भी प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हैं, उसके वीडियो में भी दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है। तो 6000 मीटर में यहाँ पर दिखाया गया, मैंने बताया था आपको सूची में जैसे दिखाया गया है 6000 मीटर, तो हमें दिशा दिखानी है। तो ये उत्तर दिशा है, तो ये उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा है जो 6000 मीटर से ऊंचा 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा, इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक पढ़कर इन मानचित्र को देखकर उत्तर लिखने हैं। अब भारत और ब्राजील के प्राकृतिक विभाग का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन में हम देखेंगे भारत के प्रमुख प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं। हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीप, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। इस तरह से ये हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सब उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीप, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, ये सब द्वीप समूह हैं। इनकी जानकारी लेंगे हम। जैसे हिमालय हिमालय नामक प्राकृतिक विभाग जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक फैला हुआ है। हिमालय की जानकारी हम निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बड़े प्रश्नों में पूछा जा सकता है। भारत के प्राकृतिक विभाग में हिमालय के बारे में स्पष्ट कीजिए या जानकारी दीजिए। तो इस तरह से इन मुद्दों के आधार पर हम उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे हिमालय की विशेषताएं हैं, अर्वाचीन वलित पर्वत एशिया महाद्वीप का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है ये, और हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण उत्तर श्रेणियां शिवालिक है। सबसे दक्षिण पर्वतीय श्रेणी है वो लघु हिमालय है। फिर बृहद हिमालय है, उसे हिमाद्री भी कहा जाता है। सबसे उत्तर पर्वत श्रेणी है। हिमालय से परे भी पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों को हिमालय से परे पर्वत श्रेणियां कहते हैं। तो पूर्व दिशा में हिमालय के विभाग, पश्चिम हिमालय, उसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय, कुमाऊं हिमालय भी कहा जाता है उसे। पूर्व हिमालय, असम हिमालय भी इसे कहा जाता है। ये जोड़ियां मिलाओं में भी आ सकता है। जैसे पश्चिम हिमालय एक और दिया जाएगा, गट में आपको कश्मीर हिमालय दिया जाए तो हम उसकी जोड़ियां मिला सकते हैं, क्योंकि पश्चिम हिमालय को हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी आ सकता है। दूसरा है उत्तर भारतीय मैदान। भारत के प्राकृतिक विभाग में दूसरा उत्तर भारतीय मैदान, तो इसके भी बड़े प्रश्न में उत्तर आ सकते हैं। इनके मुद्दों को ध्यान रखिए और उसके स्पष्ट करते जाइए आप। उत्तर भारतीय मैदान नामक प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी सीमा तक और पश्चिम में राजस्थान पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। उत्तर भारतीय मैदान की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दी गई है। तो ये इनके मुद्दे हैं। विभाग, गंगा का मैदान, थार का रेगिस्तान,
तीसरा है पंजाब का मैदानी प्रदेश। गंगा के मैदान की विशेषताएं क्या है? भारत के पश्चिम बंगाल के अधिकांश तथा बांग्लादेश को मिलाकर बना गंगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का त्रिभुज प्रदेश सुंदरवन है। विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश है ये। थार का रेगिस्तान की क्या विशेषता है? उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है, मरुस्थलीय प्रदेश है, और राजस्थान का अधिकांश भाग में ये रेगिस्तान आपको दिखाई देता है। थार का रेगिस्तान आप देख सकते हैं, यहाँ पर है थार का रेगिस्तान, यहाँ पर राजस्थान में ही थार का रेगिस्तान है। तो इस तरह से आपको आ सकता है ये मानचित्र में दर्शाने के लिए भी, तो इससे हम याद करके रखेंगे। चौथा, पंजाब के मैदानी प्रदेश की क्या विशेषता है? मरुस्थल के उत्तर में पंजाब का मैदानी प्रदेश है, उपजाऊ मृदा है वहां पर, और बड़े पैमाने पे कृषि व्यवसाय होता है। तीसरा जो है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की जानकारी स्पष्ट कीजिए। इस तरह से बड़े प्रश्न आ सकते हैं या टिप्पणी में आ सकता है, प्रायद्वीप, भारत के प्रायद्वीप के बारे में बताइए। तो भारत प्रायद्वीप का प्राकृतिक विभाग उत्तर भारतीय मैदान से दक्षिण में फैला हुआ है। यह प्रदेश हिंद महासागर की ओर शंकु आकार हो गया है, शंकु आकार का हो गया है। इस तरह से शंकु आकार आपको देखने मिलेंगे। इस तरह से आप देखोगे तो शंकु आकार का आपको नजर आएगा, शंकु आकार हो गया है। और प्रायद्वीप की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर सबसे पर्वत है। मध्य भाग में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट पर्वत, और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत। और ऐसे ही दूसरे क्रमांक पे पठार समतल मैदानों को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला का समावेश है। ऐसे चौथे हैं तटीय प्रदेश। भारत का प्राकृतिक विभाग में चौथा है तटीय प्रदेश, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र तटीय प्रदेश है, तट से जुड़ा हुआ है, इसे तटीय प्रदेश कहा जाता है। प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम में लगभग 7,500 किलोमीटर ये लंबा तटीय प्रदेश है। और भारत का प्राकृतिक विभाग की तटीय प्रदेशों की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश की विशेषता बताइए। नहीं तो पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेशों में तुलना करके बताइए, तुलनात्मक अध्ययन करिए। तो इस तरह से भी प्रश्न, बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे पश्चिमी तटीय प्रदेश की क्या विशेषता है? ये अरब सागर से लगा हुआ है। आप देखोगे पश्चिमी तटीय प्रदेश ये अरब सागर से लगा हुआ है। ये पथरीला तट, कम चौड़ा तट है। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये है पश्चिमी तटीय प्रदेश और ये है पूर्वी तटीय प्रदेश। पश्चिमी तटीय प्रदेश आप देखोगे ये अरब सागर यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये अरब सागर से लगा है। ये पथरीला है और कम चौड़ा है, चौड़ाई में ये तट कम है। और तट पर पश्चिमी घाट से गति से बहने वाली अनेक नदियां आकर मिलती है। पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियां इधर आकर मिलती हैं। और तटीय प्रदेशों में नदियों के मुहाने के पास खाड़ियां हैं। आप देखोगे ये खाड़ियां हैं यहाँ पर, देखेंगे तो खंबात की खाड़ी आप देख सकते हैं, कच्छ की खाड़ी आपको नजर आ रही है। तो बहुत सारे इन नदियों के मुहाने पर आप देखोगे खाड़ियों का निर्माण हुआ है। और पूर्वी तटीय प्रदेश की क्या विशेषता है? ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। नदियों का निक्षेपण कार्य से बना अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, ये बहुत चौड़ा है। आप देखोगे बंगाल की खाड़ी का जो तट है, जो पूर्वी तट है वो बहुत चौड़ा है। और इस तट पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से बहने वाली अनेक नदियां, पूर्व वाहिनी नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं, वो आकर मिलती है। तटीय प्रदेश की नदियों के मुहाने के सामने आप त्रिभुज प्रदेश का निर्माण आप देखोगे। त्रिभुज प्रदेश आप देखोगे कौन सा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश का निर्माण हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा त्रिभुज बड़ा प्रदेश बना है सुंदरबन। तो सुंदरबन का निर्माण आप देखोगे, ये पूर्वी तटीय प्रदेशों की विशेषताओं में एक पॉइंट है ये। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा द्वीप समूह। द्वीप समूह भारत के पश्चिम और पूर्वी तटों के समीप अनेक छोटे बड़े द्वीप आपको दिखाई देंगे। और इन द्वीपों की विशेषताएं क्या है?
तो ऐसे बड़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। द्वीप की समूह की क्या विशेषता है, या लक्षद्वीप समूह की क्या विशेषता है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या विशेषता है, या भारत के द्वीप समूह की क्या विशेषता है। इस तरह से बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनके भी उत्तर आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, नहीं तो इस तरह से आप डिवाइड करके लिख सकते हो। लक्षद्वीप समूह की विशेषता है, ये अरब सागर में स्थित है। दूसरा, अधिकांश तटीय, अधिकांश द्वीप एटॉल आकार के हैं और कम विस्तार और कम ऊंचाई के ये द्वीप हैं। आपको देखोगे अधिकांश जो द्वीप है वो आकार में एटॉल आकार के दिखाई देंगे, विस्तार भी इनका कम है, ऊंचाई भी कम है, कम ऊंचाई वाले ये द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्या विशेषता है? पहला, बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है, और दूसरा, अंडमान समूह के जो द्वीप होते हैं वो प्रमुख रूप से ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप पर आप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का अस्तित्व है। बैरन द्वीप पर ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब अभी भी वो ज्वालामुखी में से लावा वगैरह निकलते रहते हैं। निकोबार द्वीप समूह एटॉल आकार के कुछ द्वीप आपको नजर आएंगे। ये हम देखेंगे ब्राजील के प्राकृतिक विभाग के बारे में। पहला है उच्च भूमि। ब्राजील का अधिकांश भाग विस्तृत पठारों उच्च भूमि से व्याप्त है। बड़ी बड़े पठारों और उच्च भूमि से ही बहुत सारा भाग व्याप्त है। ब्राजील के उच्च भूमि ढाल और ब्राजील उच्च भूमि ढाल क्षेत्र को सम्मिलित रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का गर्भ माना जाता है। और उच्च भूमियों की जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है। उच्च भूमि के नाम है गुएना उच्च भूमि, जैसे ढाल क्षेत्र, और ब्राजील की उच्च भूमि पठार और ढाल क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। गुएना उच्च भूमि आपको दिख रही है, ये ब्राजील की ये रही उच्च भूमि। तो ये दोनों उच्च भूमि मुख्य हैं। गुएना उच्च भूमि ढाल क्षेत्र ब्राजील के उत्तर भाग में सर्वोच्च शिखर पिको डी नेबिलिना, ब्राजील और वेनेजुएला देशों के सीमा पर स्थित ऊंचाई 3014 मीटर इसकी ऊंचाई है। ब्राजील उच्च भूमि, गुएना उच्च भूमि आप देख सकते हैं, ये है गुएना उच्च भूमि। ये उत्तरी भाग में है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग में। और यहाँ पर सबसे उच्च सर्वोच्च शिखर पिको डी नेबलिना ये ब्राजील और वेनेजुएला देश की सीमा पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई 3000 दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, 3014 मीटर है। और ये ब्राजील की उच्च भूमि है। ब्राजील के दक्षिण पूर्वी भाग में, ये भाग दक्षिणी है और ये भाग पूर्वी भाग है। दक्षिण पूर्वी भाग में ये ब्राजील की उच्च भूमि स्थित है। और ढाल से होकर बहने वाली अमेजन नदी, ये ढाल से होकर बहने वाली जो अमेजन नदी है, ये अमेजन नदी की बहुत सारी यहाँ पर सहायक नदियां आपको दिखाई देंगी। नदियों में कई झरने और जलप्रपात हैं। अटलांटिक महासागर में ये मिलने वाली नदियां हैं, अटलांटिक महासागर में मिलती हैं जाकर। और दक्षिणी ढाल पेराना नदी यहाँ पर आपको दिख सकती है। पेराना नदी उरुग्वे, ये नदियों का उद्गम, और इन नदियों का उद्गम ब्राजील की उच्च भूमि से हुआ है। ये आगे चलकर अर्जेंटीना देश की ओर बहती है। और पूर्वी ढलान जो है, यहाँ की जो पूर्वी ढलान है वो अधिक तीव्र है और कगार की तरह आपको नजर आएगी। नेक्स्ट है विशाल कगार। विशाल कगार के कारण ब्राजील उच्च भूमि का पूर्व की ओर सीमांकन होता है। आप देखोगे विशाल कगार के कारण उच्च भूमि जो है पूर्व की ओर दिखाई देगी। विशाल कगार की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर दी गई है। ढाल का स्वरूप और विशाल कगार की जो ऊंचाई है वो ब्राजील उच्च भूमि के पूर्वी किनारे पर साओ पाउलो से पोर्टो अलेग्रा के भाग में है। और उच्च भूमि की जो ऊंचाई है वो एक सीधी ढलान से समापन, और इसके कारण कगार का निर्माण हुआ है। लगभग 790 मीटर ऊंचाई की कगार ये है। आपको 790 मीटर ऊंचाई की कगार आपको दिखेगी, विशाल कगार की जो ऊंचाई है। विशाल का कगार और जलवायु से सहसंबंध। विशाल का आती है, आप देखोगे तो दक्षिण पूर्वी जो
पवन बहती है उसमें बहुत सारी बाधा आती है, बाधा मतलब रुकावटें आ जाती हैं। और कगार के उस पार में पवन विमुक्त प्रदेश में वृष्टि छाया का प्रदेश नजर आएगा। कगार के दूसरे पार में आपको वृष्टि छाया मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्र भी आपको नजर आएगा। ये विशाल कगार की विशेषता है। ब्राजील के तटीय प्रदेश देखेंगे तो ब्राजील के तटीय प्रदेश, ब्राजील को करीबन 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे भारत को 7,500 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है, वही ब्राजील को 7,400 किलोमीटर, ये 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। आप देखेंगे इनकी निम्नलिखित मुद्दे हैं। उत्तर तटीय प्रदेश की विशेषताएं क्या है? उत्तर में अमापा से लेकर पूर्व के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक लंबा तट है यहाँ पर, और उत्तर तट पर मिराजो द्वीप और मराजो की खाड़ी और साओ मार्कोसो की खाड़ी आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये उत्तरी भाग में आपको उत्तर से अमापा से लेकर आपको मिलेगा यहाँ पर, ये उत्तर में उत्तरी भाग में है ये। और यहाँ पर मिराजो द्वीप यहीं पर है, यहाँ पर मिराजो द्वीप का निर्माण हुआ है। और मार्जो की खाड़ी और मार्कासो की खाड़ी भी आपको यहीं पर नजर आएगी। मार्जो की खाड़ी और मार्कासो की खाड़ी ये दिख रही है आप लोगों को, और यहाँ पर मिराजो द्वीप भी नजर आ रहा है। तो ये उत्तर तटीय प्रदेशों की विशेषताएं हैं। इसी तरह से पूर्वी तटीय प्रदेशों की क्या विशेषता है? रियो ग्रांडे डो नॉर्टे से दक्षिण दिशा में फैला हुआ तट, ये पूर्वी तट है। और पूर्वी तट पर बहकर आने वाली अनेक छोटी छोटी नदियां हैं, और इस तरह से आपको पूर्वी नदियां दिखाई देगी। अटलांटिक महासागर में भी मिलने वाली जो छोटी बड़ी सबसे बड़ी नदी है साओ फ्रांसिस्को, और दूर दूर तक फैले हुए पुलिन दिखाई देंगे, और बालू का भित्तियां दिखाई देगी। प्रवाल भित्तियां और प्रवाल द्वीपों का भी आपको नजर आएंगे। इसके द्वारा किनारों की रक्षा होती है। ये पूर्वी तटीय प्रदेशों की विशेषता है। मैदानी प्रदेश चौथा, ब्राजील के विस्तृत मैदानों, ब्राजील में बहुत सारे विस्तृत मतलब क्या होता है? विस्तृत मतलब फैले हुए मैदान, बड़ा मैदान, बड़े मैदानों का बहुत अभाव है, कमी है। और अमेजन घाटी के मैदानी प्रदेशों की क्या विशेषता है? ब्राजील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है अमेजन घाटी के जो मैदानी प्रदेश, सबसे बड़ा, सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा, विस्तृत मतलब फैला हुआ मैदानी प्रदेश है। राज्य के उत्तरी भाग में ये स्थित है, और पश्चिम की ओर बहुत चौड़ा है, कम से कम 1,300 किलोमीटर है। जहाँ दो उच्च भूमियां पास पास आते हैं वहां चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, जैसे 240 किलोमीटर, और ये दुर्गम प्रदेश माना जाता है। पैराग्वे पराना नदियों की घाटियों का मैदानी प्रदेश, ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी भाग में ये स्थित है। पैराग्वे पराना नदियों के उद्गम की ओर का ये भाग है पैराग्वे पराना नदी के जो मैदानी प्रदेश हैं। पैंटानाल प्रदेशों की विशेषताएं, पैंटानाल उच्च कटिबंध दलदल का प्रदेश है। ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, और माटो ग्रासो डो सुल राज्य का ये भाग है। इन मैदानी प्रदेशों की विशेषताएं, पैराग्वे पराना नदी, पैटाने प्रदेश की विशेषताएं, ये सब आपको मैदानी प्रदेश में लिखने होंगे। और ब्राजील में भी द्वीप हैं, द्वीप समूह की विशेषता देखिए उनकी, इनमें भी बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी हमें मुद्दों के आधार पर लिखना है। यहाँ पर देखिए, मुख्य भूमि के अलावा ब्राजील में बहुत छोटे बड़े द्वीपों का बहुत सारा समावेश होता है। आप देखेंगे उसका वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, एक तटीय द्वीप और दूसरा है सागरीय द्वीप। जो तटीय द्वीप की विशेषताएं हैं वो निक्षेपण कार्य से निर्मित है। दूसरा है दक्षिण अटलांटिक महासागर के तटीय द्वीप प्रवाल द्वीप के स्वरूप के हैं। तटीय द्वीप की क्या विशेषता है? ये निक्षेपण कार्य, नदी जो निक्षेपण करती है उसके कारण तटीय द्वीप तैयार हुए। निक्षेपण मतलब जमा करती है, अपने मुहाने पर आकर जो जमा करती है नदियां, उसे क्या कहा जाता है? निक्षेपण, से निक्षेपण कार्य कहा जाता है। वो तटीय प्रदेशों का निर्माण इसी से हुआ है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर के तटीय द्वीप प्रवाल द्वीप का स्वरूप के हैं ये। सागरीय द्वीप की क्या विशेषताएं हैं? मुख्य रूप से ये
मुख्य रूप से निर्मित हुई हैं ये सागरीय द्वीप, और मुख्य रूप भूमि में लगभग 300 किलोमीटर दूर तक अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। और सागरीय द्वीपों की और क्या विशेषताएं हैं? ये चट्टानी स्वरूप की हैं और जलमग्न पर्वत के शिखरों का भाग है। अब दूसरा है हमारा मुद्दा अपवाह तंत्र। प्राकृतिक संरचना हमारी हो गई। अपवाह तंत्र में देखेंगे अपवाह तंत्र का क्या अर्थ है। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी और उसके सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। ये एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनती हैं। तो ये अपवाह तंत्र की विशेषताएं हैं कि एक नदी से बहुत सारी नदियां आकर मिलकर एक दिशा में बहती हैं, उससे कहा जाता है अपवाह तंत्र। तो हम देखेंगे ब्राजील का अपवाह तंत्र और भारत का अपवाह तंत्र। ब्राजील के अपवाह तंत्र के 4 मुद्दे हैं। अमेजन का अपवाह तंत्र, पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र, साओ फ्रांसिस्को अपवाह तंत्र और तटीय प्रदेशों की नदियां। अमेजन अपवाह तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, पैराग्वे पराना ये अपवाह तंत्र, साओ फ्रांसिस्को नदी भी आपको नजर आ रही है, साओ फ्रांसिस्को अपवाह तंत्र और तटीय प्रदेशों की नदियां। अमेजन नदी मुख्य नदी है, ये सबसे बड़ी नदी है ब्राजील की। यहाँ पर आपको ये अमेजन नदी है, अमेजन नदी में आप मगरमच्छ, डॉल्फिन आपको नजर आएंगे। अमेजन और गंगा नदी और अमेजन नदी की तुलना करें तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र आपको 10,16,114 वर्ग किलोमीटर है। 70,50,000 अमेजन नदी का है। नदी की कुल लंबाई देखें किलोमीटर में तो 2,525 किलोमीटर है। अमेजन नदी की लंबाई है 6,400 किलोमीटर। और जल निर्वहन की मात्रा मतलब जितना जल कितना बहता है जल घन मीटर प्रति सेकंड में गंगा नदी का है 16,648 घन मीटर प्रति सेकंड। अमेजन नदी का है 2,09,000 घन मीटर प्रति सेकंड। अमेजन नदी का अपवाह तंत्र देखेंगे। अमेजन नदी की आपको बड़े प्रश्न में भी उत्तर पूछा जा सकता है, तो इन मुद्दों में हमें उत्तर देना है। अमेजन नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढलान पर होता है। अमेजन नदी में पानी की जो निर्वहन मात्रा है बहुत बृहत है, बृहत मतलब बहुत अधिक है। और देखेंगे संचित जो अवसाद तेजी से यहाँ पर बह जाते हैं। क्यों बह जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो पानी बहता है, इसकी वजह से जो अवसाद है वो बह जाते हैं। और मुहानों के अवसाद का निक्षेपण यहाँ पर बहुत कम होता है। नदी के मुहाने पे निक्षेपण आपको बहुत ही कम नजर आएगा। इसलिए क्या हो गया है, निक्षेपण यहाँ पर अवसाद तेजी से बहने के कारण निक्षेपण भी बहुत कम होता है। और इसके कारण यहाँ पर वितरिकाएं के विपरीत अमेजन में वितरिकाओं का निर्माण नहीं हुआ है। इसके बदले क्या हो गया है, अमेजन के मुहाने पर अनेक बहुत सारे द्वीप तैयार हो गए हैं। और मुहानों के पास की अगर आप चौड़ाई देखें तो लगभग 150 किलोमीटर है। अमेजन नदी का अधिकांश भाग परिवहन के योग्य है, मतलब नाव के द्वारा परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं अमेजन नदी द्वारा। ये है अमेजन नदी अपवाह तंत्र। दूसरा देखेंगे हम पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र। ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहती है ये पैराग्वे पराना नदी। कहाँ बहती है? ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी भाग में। ये रही पैराग्वे पराना नदी ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहती है। ये नदियां ब्राजील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना के प्लाटा नदी में जाकर मिल जाते हैं। यहाँ पर अर्जेंटीना है, यहाँ के प्लाटा नदी में जाकर वो मिल जाती है। और वहां पर इन दोनों नदियों के ब्राजील में दक्षिण छोर से उरुग्वे जो नदी है, उरुग्वे नदी वो ब्राजील के उच्च भूमि से यहाँ पर ब्राजील की उच्च भूमि है, यहाँ पर उनको जल की आपूर्ति, यहाँ से इनको जल की आपूर्ति होती है। तीसरा है हमारा साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को ये ब्राजील की सबसे तीसरी महत्वपूर्ण नदी है और संपूर्ण जल ग्रहण के क्षेत्र में ये है साओ फ्रांसिस्को नदी।
ये भी अप नदी है। और साओ फ्रांसिस्को नदी ये महत्वपूर्ण नदी है, तीसरी महत्वपूर्ण नदी। और जल ग्रहण के क्षेत्र में ये ब्राजील की सीमा पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जल ग्रहण का क्षेत्र यहाँ पर ब्राजील के सीमा में है। और मतलब ब्राजील के बाहर से कहीं साओ फ्रांसिस्को नहीं निकला, जैसे अमेजन नदी तो बाहर से आई है, लेकिन यहाँ पर साओ फ्रांसिस्को ये ब्राजील के सीमा ही रेखा में रहती है, कोई दूसरे देश में नहीं जाती है। करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक ये नदी उत्तर की ओर बहती है और बाद में पूर्व की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। पहले ये उत्तर की ओर बहती है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में, उत्तर की ओर बहती है, फिर बाद में पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाता है। नदी के मुहाने के पास 250 किलोमीटर लंबा हिस्सा नौकायन के हेतु योग्य है। यहाँ पर 250 जो किलोमीटर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये नौकायन के लिए, मतलब नौकायान के लिए योग्य है। चौथा है तटीय प्रदेशों की नदियां। तटीय प्रदेशों की नदियों की लंबाई यहाँ पर बहुत कम है, छोटी है। तटीय प्रदेश आप देखोगे ये तटीय प्रदेश है। जैसे ब्राजील को कितना तटीय प्रदेश प्राप्त है, 7400 किलोमीटर का तटीय प्रदेश प्राप्त है। तो इसकी लंबाइयां, नदियों की लंबाइयां बहुत कम है। सघन अधिवास होने के कारण ये नदियां महत्वपूर्ण है। भले ही लंबाई कम है, लेकिन यहाँ पर अधिवास मतलब यहाँ पर लोगों की संख्या, रहने की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए ये नदियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेरानीबा और इटापे-कुरू ये नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। पेरानीबा और इटापे-कुरू, आप देखोगे इटापे-कुरू और पेरानीबा नदियां जो है वो उत्तर की ओर बहती हैं और बाद में उत्तर अटलांटिक महासागर में जाकर, ये उत्तर अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिल जाए नदियों के पानी की आपूर्ति ये ब्राजील के उच्च भूमि से होती है। जो दक्षिण के अटलांटिक महासागर में मिलती है उसकी पानी की आपूर्ति, वो नदियों को पानी की आपूर्ति ब्राजील की यहाँ पर उच्च भूमि है वहां से होती है। पेरागुआकू नदी साल्वाडोर के पास अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। पेरागुआकू नदी साल्वाडोर के पास ही है। ये कहाँ आके मिल सकती, दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। अब भारत का अपवाह तंत्र देखेंगे हम लोग। भारत में हिमालय की जो नदियां हैं, भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां। ऐसे ही प्रायद्वीप की नदियों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां। इसे दो नामों से बुलाया जाता है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां भी बोला जाता है और बंगाल की खाड़ी में भी मिलने वाली नदियां बोली। आपको बड़े प्रश्नों के उत्तर में भारत का अपवाह तंत्र की जानकारी स्पष्ट करो, तो आप हिमालय की नदियां, प्रायद्वीप नदियां, इन सभी मुद्दों को एक बड़े आप स्पष्ट करेंगे एकदम विस्तारित रूप से। फिर बड़े प्रश्नों के उत्तर होंगे तो विस्तारित रूप से ही आपको स्पष्ट करना होगा, पॉइंट्स के द्वारा, मुद्दों के द्वारा आप स्पष्ट करेंगे। हिमालय नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सिंधु हैं, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तीन मुख्य नदियां हैं। और इसके बाद प्रायद्वीप जो हिमालय से निकलने वाली वो तीन मुख्य नदी है, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। और प्रायद्वीप नदी नर्मदा है, कावेरी है और महानदी। आपको रिक्त स्थानों में भी आ सकता है या जोड़ियां मिलाओं में आ सकता है। हिमालय की नदी यहाँ पर दिया रहेगा नर्मदा, कावेरी, सिंधु, तो हिमालय की नदी आपको सिंधु से मैच कर देना है कि सिंधु नदी जो हिमालय से निकलती है। हिमालय नदियों की क्या विशेषताएं हैं? ये अधिकांश नदियां हिमानियों से प्रारंभ होती हैं। ग्रीष्म काल में ये जल अधिक निर्वहन होता है। सब जगह आप देखोगे हिमानियों से प्रारंभ होती है। हिमानी मतलब होता है जहाँ पर बर्फ होता है, जब बर्फ जमा होता है वहां से नदियों का प्रारंभ होता है। और ग्रीष्म काल में जब जल अधिक निर्वहन होता है, ग्रीष्म काल में इसमें जल बढ़ जाता है, जल की मात्रा आप देखोगे बढ़ जाएगी क्योंकि हिमानी पिघलेगी तो जल
और भी बढ़ जाएगा, अधिक निर्वहन होता है। और वर्षा काल में तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पानी वर्षा का भी पानी है और नदी में ऑलरेडी 12 मासी ये नदियां हैं, और ये नदियां 12 मासी कहलाती हैं। ये हिमालय की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी भी इसी तरह से निकली हुई है। सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी एवं ब्यास सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जो पश्चिम हिमालय अर्थात जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती हैं। ये सभी जम्मू कश्मीर और हिमालय हिमालय जम्मू कश्मीर के राज्य से झेलम, चिनाब और रावी और व्यास ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और यह कहाँ से बहती है? हिमालय, पश्चिम के हिमालय से निकलकर बहती है। इसकी सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम आप देखोगे मानसरोवर के पास हुआ है, मानसरोवर के पास। तो सतलुज नदी के सतलुज नदी पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम मतलब इस तरफ। और सतलुज और उसकी सहायक नदियों के अवसाद के निक्षेपण से पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। पंजाब का मैदान ये सतलुज और उसकी सहायक नदियों ने ही निक्षेपण कार्य किया है, मतलब जमा किया है आकर नदियों ने, तो इसकी वजह से पंजाब का मैदान का निर्माण हुआ है। सिंधु नदी आगे पाकिस्तान में जाकर बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी आगे बढ़ जाती है, हमारे देश से निकलकर पाकिस्तान में जाकर बहती है, और अरब सागर आप देखोगे बिल्कुल पश्चिम में जो सागर है अरब सागर, वहां जाकर मिल जाती है। यही सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये सब उसकी क्या है? सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। ये सब साथ में मिलकर बहती है। सतलुज नदी सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, और ये जाकर बाद में पाकिस्तान में मिल जाती, पाकिस्तान में बहती है और बाद में जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां। गंगा का उद्गम गंगोत्री नामक हिमानी से हुआ है। हिमालय पार करके मैदान पर वह पूर्व की ओर बहती है, और गंगा की जो सहायक नदी है, नदियां भी इसी तरह से बहती है। हिमालय को पार करके वो मैदान पर आती है और पूर्व दिशा, इस तरफ दिशा से बहती हुई। और गंगा की सहायक नदियां भी इसी तरह से, गंगा की और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, वो भी इसी तरह से बहती है, पूर्व की ओर बहती हैं। यमुनोत्री से उद्गम पाने वाली यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। और गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है सांगपो, देहांग और ब्रह्मपुत्र, जो तीनों नाम एक ही है, ब्रह्मपुत्र ही नाम है मुख्य। ये अलग अलग देश से होकर बह रही है, इसकी वजह से इनका नाम बदल गया है, लेकिन मुख्य नाम ब्रह्मपुत्र ही है। गंगा और उसकी सहायक नदी में और देखेंगे, सहायक नदी के कारण गंगा का निर्वहन बढ़ता जाता है। गंगा सबसे बड़ी नदी है, आप देखेंगे भारत देश की, और उसकी सहायक नदियों के कारण भी उसमें पानी का निर्वहन बढ़ता जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गंगा में मिलती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बांग्लादेश में आकर गंगा में मिल जाती है, और बहुत विशाल त्रिभुज प्रदेश का निर्माण होता है, जिसका नाम है सुंदरबन। यहाँ पर आप देखोगे सुंदरबन का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र आकर गंगा नदी से मिल जाती है, देखेंगे। और यहाँ पर बहुत बड़े सुंदर वन का निर्माण हुआ है। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ही आकर मिल जाती है। प्रायद्वीप नदियाँ चंबल, केन, बेटवा तथा सोन, ये सब प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं, ये भी गंगा नदी की प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं, जो प्रायद्वीप की ओर बहती हैं, ये भी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। प्रायद्वीप नदियाँ, अधिकतर नदियों का निर्वहन वर्षा पर निर्भर होता है। प्रायद्वीप की नदियाँ हैं वर्षा पर ही निर्भर होती हैं। अगर उसमें पानी आएगा तो वर्षा के कारण ही आएगा, ऐसे पानी नहीं आएगा। बाढ़ का खतरा बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पर, और ये नदियाँ बहुत मौसमी होती हैं, मौसम के अनुसार ही ये नदियों में पानी आता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीप नदियों की दो प्रकार है, एक पश्चिम की ओर बहती है और दूसरी पूर्व की ओर बहती है। ये है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में, पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में
मिल जाती हैं। और इन नदियों का गुणधर्म अधिकतर आप देखोगे समान ही है। जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो अरब सागर में ही मिलती है पश्चिम की ओर। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के तटीय प्रदेशों में यही समानता मिलेगी। ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ सभी आप देखोगे जो भी ये राज्यों से बहती हैं ये सभी के गुणधर्म समान है, सभी जाकर अरब सागर में ही मिलती हैं। तापी नदियाँ नर्मदा, माही एवं साबरमती उत्तर गुजरात में खंबात की खाड़ी को मिलने वाली ये नदियां हैं। तापी, नर्मदा, माही, साबरमती ये सब गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। खंबात की खाड़ी देखिए यहाँ पर आया। खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदियां मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देखोगे कच्छप की खाड़ी है, यहाँ पर है खंबात की खाड़ी में जाकर साबरमती, माही, तापी ये सब खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। माही नदी पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। माही नदी पूर्वोत्तर में भी बहती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में भी बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में 5वें पॉइंट पर है अरावली नदी में दक्षिण ढलान से उद्गम पाने वाली साबरमती नदी जो है उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। जो अरावली पर्वत है उसके यहाँ पर देखोगे उसके पर्वत से दक्षिणी ढलान में उद्गम पाने वाली जो साबरमती नदी है वो दक्षिणी दिशा में बहती है, दक्षिण दिशा की ओर बहती है। अरावली पर्वत के दक्षिण भाग से उद्गम पाने वाली लूनी नदी अरब सागर के कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कच्छ की खाड़ी में जाकर ये सब मिल जाती है। नेक्स्ट है पूर्व नदी की ओर बहने वाली नदियां। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जैसी पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां एक बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं और गोदावरी, कृष्णा व कावेरी इन तीनों नदियों का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से होता है। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकतर नदियां सभी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और कृष्णा, जो कावेरी और गोदावरी ये तीन नदियां हैं ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से होता है इनका। गोदावरी नदी जल ग्रहण के क्षेत्र में मतलब जिसमें जल ग्रहण की जो मात्रा है वो इस दृष्टि से अगर भारत में वो दूसरे क्रमांक पर है। पहले क्रमांक पर गंगा नदी है, दूसरे क्रमांक पर गोदावरी नदी है। सबसे बड़ी नदी गंगा, दूसरे क्रमांक पर गोदावरी नदी का है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में कृष्णा नदी का जो मैदान है ये पूर्व की ओर बहती है। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से बहती है। ये नदी पहले से ही सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। कावेरी नदी देखेंगे कर्नाटक और कर्नाटक से आप देखोगे ये कावेरी नदी बहती है और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है और ये पहले से सिंचाई में उपयोग में लाती है। ये भी जाकर आप देखोगे बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिल जाती है। तो आज ये रही कावेरी नदी। तो आज हम लोगों ने प्राकृतिक संरचना में भारत और ब्राजील की प्राकृतिक संरचना और अपवाह तंत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। सर, किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर, सर, हाँ मैडम, हो गया। हाँ सर, हो गया। सर, किसी बच्चे को गणपत ठाकुर, माइक चालू करो। गणपत ठाकुर। अपवाद तंत्र मतलब क्या होता है?
मैडम आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर, आ रही है। गणपत ठाकुर वापस पूछो। सर उसकी आवाज नहीं आ रही गणपत की। मिस अपवाद तंत्र यानी क्या? अपवाह तंत्र मतलब नदियां सभी एक साथ मिलकर जो बहती हैं, अनेक नदियां, उसे कहा जाता है। प्रमुख नदी से बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे गंगा से बहुत सारी सहायक नदियां आके मिलती हैं और वो एक साथ मिलकर बहती हैं, उसे कहा जाता है अपवाह तंत्र। और किसी को कुछ पूछना है?